और चूँकि हमारे साथ अभय मिश्र जी हैं, और अभय मिश्र जी बहुत अच्छे, जैसा मैंने कहा कि वो कवि बना है और उतने ही बेहतरीन ये पत्रकार भी हैं। इनकी लेखन शैली के सभी लोग कायल हैं। अभय भाई, अमूमन आप बचते हैं कविताएं पढ़ने से, लेकिन मौका मिलता है तो छोड़ते भी नहीं। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इतने उम्दा शायर हमारे बीच, नज़र साहब हैं, आलम साहब हैं, मुकेश जी हैं, इनके सामने ये सूरज हैं, 3 सूरज हैं आपके आज चैनल में जी। उसके सामने मैं छोटा सा दीपक हूँ, मैं क्या इनके सामने जलूंगा। नहीं, दीपक की लेकिन भी जरूरत होती है इन्होंने फैलाने के लिए। पद्य के रूप में अपनी बातें कही, मैं आज गद्य के रूप में कुछ कहना चाहूँगा। जी बेशक जी, बेशक इजाज़त हो तो। जैसे सबसे पहले तो माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सीमा पर जवान और खेतों में किसान को प्रणाम करता हूँ। 26 जनवरी पर बहुत भाषण हम सुनते हैं, स्कूलों से हमने शुरुआत की भाषण सुनने की। तो 26 जनवरी को एक स्कूल के समय में हमने आपने भी महसूस किया होगा इस बात को कि कुछ चीज़ें ऐसा लगता है यार, बस वहाँ वो आ रहा है आदमी, भाषण दे रहा है, लोग बोल रहे हैं, इधर हम लोग अपना नाश्ते में लगे हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म में बैठे हैं, तू क्या टिफ़िन लाया ये लाया, उसमें हमने उसकी गंभीरता से हमने कभी लिया ही नहीं। जी जी। हमें पता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को छुट्टी मिलती है, सुबह स्कूल जाना है, झंडा वंदन करना है, जो भाषण बोला जाएगा सुन करके घर आ जाना, लड्डू भी खाना है। हाँ, वो तो नाश्ता मिलता ही था जी, और शायद उसी लालच में बच्चे जाते भी थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के भीतर चिंतन बढ़ता है, और चिंतन बढ़ते बढ़ते आदमी जैसे हास्य के कवि हैं, उदाहरण देखिए मेरे बगल में बैठे हैं, हास्य के कवि हैं, लेकिन मेरा ये अनुभव है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत वीर रस के कवि हैं, ऐसे शायर भी हैं बड़े बड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हास्य रस का कवि होता है, सबसे ज़्यादा पीड़ा वो महसूस कर सकता है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देश के प्रति ठीक है, उसकी एक व्यावसायिक उसकी एक इमेज बनी है, लेकिन जो देश के प्रति या गीत एक कहते हैं ना कि सौंदर्य के प्रति, अगर वो आदमी अगर लिखेगा, इतना संवेदनशील होता है हास्य का कवि, क्या पूछिए मत जी। मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ। जैसे 26 जनवरी की बात हुई, तो 26 जनवरी पे एक बात, मैंने पढ़ना लिखना अपना चलता रहता है, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी, मुझे जो मेरे लिए नहीं थी, आप लोगों ने शायद जानते हो कि जैसे 26 जनवरी 1930 को लाहौर में भारतीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें मतलब एक मत हो करके ये पूर्ण स्वराज की संकल्पना की गई और संकल्प लिया गया। जी। उस दिन से लेकर के 26 जनवरी 1930 से लेकर के 1947 15 अगस्त 1947 तक हर 26 जनवरी को हमने आज़ादी दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या बात? ये मेरी जानकारी में नई चीज़ है, आप लोग भी इस पर थोड़ा शोध करिएगा। ये मेरे लिए बड़ी बात थी। और दूसरा, 1950 को हम संविधान हमारे देश में आया। 2 तरह की चीज़ें चलती हैं, मैं इसको 26 जनवरी जैसे 15 अगस्त हुआ या 26 जनवरी हुआ या हमारा जन्मदिन हुआ, मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि ये सब चिंतन के दिन होते हैं। आप ठीक है, आप उल्लास में रहिए, आप पार्टी मनाइए, आप इस तरह के उत्सव पर्व पर आयोजन करिए, लेकिन चिंतन की ये आवश्यकता है कि अब तक हमने क्या किया, क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपकी नज़र साहब, आपकी आलम साहब, आपकी मुकेश जी, आपकी सलमान भाई, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। बेशक। जैसा कि नज़र साहब ने फरमाया कि अब जो माहौल है, जो जख्म दिए गए, जो जख्म, अब जख्मों को कुरेदा भी जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए, नए जख्म न बनने चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं 26 जनवरी को मैंने ये सोचा कि इसको मैं 2 रूपों में देखता हूँ कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की 26 जनवरी। आज़ादी के पहले का मैंने बता दिया कि उसको हम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। अब मुझे ऐसा लगता है, जब हमने देश की आज़ादी लड़ी, हमारे नेताओं ने, कि देश को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने लड़ी, तब अशफाकुल्ला खान हो या राम प्रसाद बिस्मिल हो, हमारे जितने भी नेता रहे, नेताजी थे, महात्मा गांधी थे, सब ने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी, भगत सिंह थे, नरम दल गरम दल, वहाँ पर
ध्येय क्या था? ध्येय यह था कि हमें आज़ादी पानी है, आज़ादी चाहिए। ऐसे लड़ो चाहे ऐसे लड़ो, नरम दल से लड़ो, गरम दल से लड़ो, हमें आज़ादी से। मेरी इनसे मत भिन्नता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मेरा देश आज़ाद होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय एकात्मवाद जो उस समय था जी, उसके पुनर्जागरण का समय आ गया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम शायरों को, हम कवियों को, हम पत्रकारों को नकारात्मकता को काटने के लिए एक ऐसी तलवार उठानी पड़ेगी कि पूरा देश, पूरा राष्ट्र सुख चैन की नींद सो सके। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, नकारात्मकता जो हम पहले दिन से हम कह रहे हैं कि नकारात्मकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है, सकारात्मक चीज़ों को सामने लाने की ज़रूरत है। ये हमारा प्रयास इसी दिशा में है कि हम चाहते हैं कि वो नेगेटिविटी जो बाज़ार में चल रही है, जो एक दूसरे के प्रति भेद है। जी जी, कुछ कह रहे हैं मुकेश जी। अभय मिश्रा जी ने जो बात कही, क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, तो मुझे अचानक एक चीज़ याद आ गई और मैं चाहता हूं कि उस कंटिन्यूटी में वो बात कहना बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे अकोला के कवि है घनश्याम अग्रवाल जी, वो एक जगह कहते हैं, जैसे अभय मिश्रा ने एक बात कही कि अब हमारा समय आ गया है और वो ज़रूरत आ गई है। जी, पहले से कहीं ज़्यादा जैसी ज़रूरत उस वक्त थी वैसी ज़रूरत अब बन गई है। और इस माहौल में कवियों की, शायरों की, लेखकों की, कार्टूनिस्ट की, पेंटर की, जो भी रचना धर्मिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें घनश्याम अग्रवाल जी कहते हैं, कहीं उन्होंने एक छोटी सी उनकी कविता है, वो कहते हैं कि ये नेता है, इसने दंगे बोए, ओहो, क्या बात। इसे 100 करोड़ की सजा दी जाए। ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसे 100 करोड़ की सजा दी जाए। ये धर्म गुरु है, इसने दंगे फैलाए, इसे 200 करोड़ की सजा दी जाए। और ये कवि, लेखक, पत्रकार और रचनाकार हैं, इनके रहते दंगों का माहौल बना, इन्हें 300 करोड़ की सजा दी जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारी पर अमल करना शुरू करें। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने, जिसका मैं समर्थन। बताइए ना, कुछ कह रहे थे आलम भाई। सलमान भाई एक बहुत ही अजीम प्लेटफॉर्म है, तो मैं भी अपने जज्बे का इजहार करना चाहता हूँ। बेशक बेशक, इसीलिए चाहते हैं कि हम लोग। मैं मेरे गांव के हवाले से कभी मैंने 4 मिसरे लिखे, जी, तो उसकी तमीद में ये कहूँगा कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने कभी कहा था कि तहजीबें नहीं टकराती हैं, वहशतें टकराती हैं। तो आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ टकराव है, वो तहजीबों का टकराव नहीं है, वहशतों का टकराव है। क्या बात है, बहुत भारी हमें बात। खुशी इस बात की है कि आज भी हमारे इस मुल्क का जो दानिश्वर तबका है, जैसे मुकेश गौतम साहब और मौसूफ फरमा रहे थे, तो ये तमाम लोग जो हमारी मुश्तरका तहजीब है, सबके सब उसके हिमायती हैं। जी, तकरीबन 1 साल पहले का वाक़या है। मैं मालेगांव के एक मुशायरे में शरीक हुआ। मेरी अहलिया का फ़ोन आया कि बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हमारे पड़ोस में सुरेश नाम का एक लड़का था, वो जो है इत्तेफाक से अपने घर था, वो मेरे बच्चे को लेकर के अस्पताल में गया। तो लोकल डॉक्टर के पास जाने के बाद में ये मालूम हुआ कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसे कहीं बड़े अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। तो हमारे गांव के एक राजेंद्र बाबा हैं, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि किसके घर का बेटा है, किसका बच्चा है, उन्हें सिर्फ ये मालूम हुआ ये मेरे गांव का बेटा है, मेरे गांव का बच्चा है। उन्होंने फौरी तौर पर एक जीप बुलवाई। हाँ, उन्होंने फौरी तौर पर एक जीप बुलवाई और उस जीप में मेरे बच्चे को और मेरी अहलिया को लेकर साजिदा अस्पताल उतरौला में दाखिल करवाया। और 2-3 घंटे के बाद मेरा बच्चा पूरी तरह से ख़तरे से जब बाहर हो गया, तो मेरी अहलिया के हाथ में 10,000 रुपया रख करके राजेंद्र बाबा ने कहा, ये बेटा मेरा नंबर है और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, और चाहे बच्चे को यहाँ से लखनऊ लेके जाना पड़े, चाहे मुंबई लेके जाना पड़े, पैसों की बुनियाद पर हम अपने बच्चे को गाँव लेके नहीं जाएंगे। ये बच्चा ठीक होकर के ही जो है गाँव वापस जाएगा। चाहे तुम्हारे शौहर हैं नहीं हैं, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिएगा, ये बच्चा ठीक होकर के यहाँ से जाएगा, चाहे लखनऊ लेके जाना पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क की तहजीब है, ये हमारे मिट्टी की पाकीज़गी है। ऐसी मिसाल हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं आपको नहीं मिल सकती। बहुत खूब, बहुत खूब।
ये वो बातें हैं जो ऐसे मंच पर ही आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप एकता की बातें पाएंगे, जहाँ पर आप पाएंगे कि आप एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं और अभय भाई अक्सर फ़ोन पर इस तरह की बातें करते हैं, हमारे पारिवारिक जो हमारा बैकग्राउंड है उससे जुड़े हुए, और कई बातें हमारे बीच में होती हैं। ऐसे रिश्ते बहुत पाकीज़ा होते हैं। और मैं अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ हाँ, और नहीं आप अपनी बात मैं जारी सलमान भाई, चूँकि मेरे गांव के लोग भी चैनल के ज़रिए चैनल के ज़रिए मुझे देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 15 साल से मेरे गांव में गैर मुस्लिम प्रधान है, जबकि हमारे गांव में 80% लोग मुस्लिम हैं और सिर्फ 20% लोग गैर मुस्लिम हैं। उसके बावजूद 15 साल से एक गैर मुस्लिम प्रधान है। क्या बात है। और आइंदा भी मतलब सूरत हाल ये है कि वो ही प्रधान रहेंगे। अरे वाह, क्या बात है। ये तो खुशी, ये मेरा गांव है, तो उसके हवाले से मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ यहाँ से। स्वागत है। गाँव मेरा कौमी यकजहती की एक तस्वीर है, गाँव मेरा कौमी यकजहती की एक तस्वीर है, रहते हैं मिलजुल के सारे लोग हमदम की तरह, होते हैं बीमार जब भी तो शिफा के वास्ते, पीते हैं गंगा का पानी आबे ज़मज़म की तरह, पीते हैं गंगा का पानी आबे ज़मज़म की तरह। क्या आलम भाई, जब भी जब भी आप आते हैं एक नया समा बांध देते हैं। बहुत बेहतरीन, आपने अपने अनुभव भी आपने साझा किए। यही एक इस देश की मिट्टी की खासियत है, एक दूसरे को जोड़े रखने का जो जज्बा इस मिट्टी में है, वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी मुल्क की मिट्टी में होगी। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा जी, 2 मिनट। एक जैसे आलम भाई ने बताया तो मुझे भी एक चीज़ याद आ गई। 7वीं 8वीं का 6ठी से हम साथ में थे। लड़के का नाम एजाज खान। मतलब बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मतलब हो जाएगा, वो तो बहुत बड़े हैं, उनके सामने हम कुछ नहीं, लेकिन जैसे बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ऐसी हमारी दोस्ती, बहुत ऐसी। एजाज खान नाम। मेरी गैर मौजूदगी में अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो पीट देता था उसको, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो आज ऐसी दोस्ती हमारी थी, और कुछ ऐसा माहौल बना के हम बाद में बिछड़ गए। अब ये वो कहाँ है, ये उसको इतना ढूंढ रहा हूँ मैं, फेसबुक से लेकर के सब, जो मतलब मैं थोड़ा सा विषय से हट के बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरा केंद्रीय विषय यही है कि किस प्रकार से हम साथ में स्कूल से बड़े हुए, और ये हुए, उनकी मम्मी आती थी, मैं उनके घर जाता था, वो मेरे घर आता था। मतलब मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि मतलब हिंदू मुसलमान ये सब बाद में चीज़ें मैंने बहुत देखी। एक समय ऐसा था कि मुझे ऐसा वो फील ही नहीं आता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बस साथ में है, हम साथ में लड़ेंगे, साथ में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, झगड़ा करेंगे, सब अच्छे से रहेंगे। नहीं, शायद वो बचपन हमें लौट कर दोबारा मिल जाए और सबको उसी बचपने में ले जाया जाए। ये खास करके उन लोगों को जो नफरत के बीज बोते हैं, इन्हें पीट कर फिर बच्चा बनाया जाए। अभी लॉकडाउन के माहौल में निश्चित रूप से जब कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे शहर में जी, तो अचानक एक बच्चा हमारे यहाँ कभी वेटर का काम करता था, उस दिन उसका मुझे फ़ोन आया, बोलते घर में आधा किलो चावल बचे हैं। मैं माहिम में रहता हूँ, घर में आधा किलो चावल बचे हैं और बाहर निकलते हैं तो पुलिस बहुत ज़ोर से डंडा मारती है, क्या किया जाए। मैंने कहा तेरे राशन की व्यवस्था कुछ हो जाएगी। तो मैंने किसी दोस्त को फ़ोन किया कि भाई 2-3 बच्चे रहते हैं, राशन नहीं है उनके पास में, वो कैसे रहेंगे। लड़के का नाम इमरान था। मैंने राशन कैसे खाएंगे, 3 दिन हो गए। तो बोले हम इसी को थोड़ा थोड़ा खा के काम चला रहे हैं, 2 किलो बचे तो उसे खा के काम चला रहे हैं कैसे। तो राशन की व्यवस्था कुछ करा दीजिए। तो मैंने एक अपने मित्र को फ़ोन किया कि भाई राशन की व्यवस्था कराओ, क्योंकि आप करा सकते हैं। और मुझे कुछ समय के बाद उसका फ़ोन आया कि घर में आपने एक को कहा था, वो 3 लोगों के हिस्से का राशन रख गए। वो तो 15-15 किलो चावल रख गए, दाल रख गए, तेल भी है, नमक भी है, सब कुछ है, और हम खुशी का ठिकाना नहीं है। वो बच्चे का नाम इमरान था, आसाम का था, और जिसने वो राशन भिजवाया था वो आज हमारे बीच में है। क्या बात।
वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यही तस्वीर है इस देश की। क्या और बात। सलमान भाई, हाँ, एक बड़ी बात यह है कि ये मिट्टी जो है ये वलियों की, ऋषियों की, मुनियों की मिट्टी है। यहाँ कबीरदास पैदा हुए हैं, रसखान पैदा हुए हैं। ये एक बात डॉक्टर मुकेश गौतम ने कही थी कि अब हमारी जिम्मेदारी, अभी साहब ने कही थी, ये हमारी जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल ईमानदारी से निभाएं, हमारा फ़र्ज़ है, हम साहित्यकार, पत्रकार और कलाकार अगर ये बात ठान लें कि हम ऐसा नहीं होने देंगे तो हमारी आवाज़ दूर तक जाती है। आज हम आपके इस चैनल के माध्यम से, आज के इस दिन के माध्यम से ये वादा करते हैं कि हम पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से ये कसम लेते हैं कि हम आने वाले वक्त को अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए काम करते हैं कि नफ़रत के ख़िलाफ़ हमें लड़ना है और मोहब्बत के लिए चलना है। एक मतलब दो शेर मुझे याद आया जी। कि तुम मेरी वफ़ाओं का सिला क्यों नहीं देते, तुम मेरी वफ़ाओं का सिला क्यों नहीं देते, तुम मेरी वफ़ाओं का सिला क्यों नहीं देते, मुजरिम हूँ तुम्हारा तो सज़ा क्यों नहीं देते, मुजरिम हूँ तुम्हारा तो सज़ा क्यों नहीं देते। और नफ़रत ही से लगती है अगर आग वतन में, नफ़रत ही से लगती है अगर आग वतन में, नफ़रत के चरागों को बुझा क्यों नहीं देते, नफ़रत के चरागों को बुझा क्यों नहीं देते। और बर्दाश्त की जब हद हो जाती है तो शायर यूँ कहता, ये जबर तशद्दुद ये सितम और कहाँ तक, ये जबर तशद्दुद ये सितम और कहाँ तक, ये जबर तशद्दुद ये सितम और कहाँ तक, मिट्टी हूँ तो मिट्टी में मिला क्यों नहीं देते, मिट्टी हूँ तो मिट्टी में मिला क्यों नहीं देते, तुम मेरी वफ़ाओं का सिला क्यों नहीं देते। बहुत अच्छे। और सलमान भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी हमारी भी है, आवाम की भी है। हमें हमारा संविधान अगर हमसे कहीं गलती हो भी जाती है तो हर 5 साल के बाद हमें मौका देता है। हम प्रधान से प्रधानमंत्री तक हम बनाते हैं और कसूर अपना कभी नहीं मानते। हमें अपने गिरेबान में आवाम को, पब्लिक को, हर उस इंसान को उस फैसले के ख़िलाफ़ जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं बाद में, हमें उस वक्त भी देखना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि बेटी और वोट बहुत सोच समझ के देना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। अगर वोट गलत जगह जाएगा तो आपका हश्र वही होना है, अगर बेटी गलत जगह जाएगी तो आपके साथ वही होना है। देखिए, तो मैं 26 जनवरी के बहाने से ये इसीलिए हमने कहा कि 26 जनवरी का वो दिन, गणतंत्र दिवस के दिन आपको पूरी तरह से वो अधिकार दिए गए कि आप अपनी बातें रख सकें, आप अपनी बातें कह सकें। ये दिन ही इसीलिए है। इसी दिन के माध्यम से आपने इतनी अच्छी बात कही कि बेटी और वोट सोच समझ के देना चाहिए। कितनी इज्जतदार बात है ये, और उम्मीद की जानी चाहिए कि हम लोग, हमारे दर्शक इस बात को बड़े गौर से सोचेंगे, समझेंगे और इसी तरह का बर्ताव करेंगे कि ये संवैधानिक अधिकार इस देश ने आपको दिया है। जी आलम साहब कुछ कह रहे थे। मैं चंद क़तार पढ़ना चाहता हूँ। जी जी जी, इरशाद। सलमान भाई, मोहब्बतें बहुत अजीम होती हैं और नफ़रतें आर्जी होती हैं। दोनों तरफ सिर्फ चंद लोग होते हैं, जैसा कि नज़र भाई ने और तमाम लोगों ने फरमाया, यहाँ पे दोनों तरफ सिर्फ चंद लोग होते हैं। तो एक 4 मिसरे उनके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, उनका इलाज क्या है। मैं इन 4 मिसरों में जो है उसे पेश करूँगा। इस तरह से नफरत का, क्या बात है, खात्मा नहीं होगा। मिश्रा जी देखें, इस तरह से नफरत का खात्मा नहीं होगा, दोस्तों मज़म्मत का रास्ता बदल डालो,
खा के छेद करते हैं, खा के छेद करते हैं जो वतन की थाली में, उन नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो, बहुत उन अच्छे। नमक बहुत उन अच्छा। नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो। चीखती फिरती है हर समत चमन की खुशबू, चीखती फिरती है हर समत चमन की खुशबू, ऐ हवा लेके तू आ खाके वतन की खुशबू, ऐ हवा लेके तू आ खाके वतन की खुशबू, खात्मा फ़िरका परस्ती का यकीनन होगा, फैलने दीजिए शहीदों के कफन की खुशबू, खात्मा फ़िरका परस्ती का यकीनन होगा, फैलने दीजिए शहीदों के कफन की खुशबू। हमारे मुल्क का चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसकी मोहब्बत है। पूरी दुनिया में ऐसा संगम कहीं नहीं पाया जाता जहाँ दो नदियाँ आकर आपस में मिलती हों। गोया हिंदुस्तान के मुक़द्दर में खुदा ने ये लिख दिया है कि ये धरती मिलन की धरती है, ये वतन बात है, प्यार क्या का बात वतन कह दी है, यार। ये सरजमीन मोहब्बतों की सरजमीन है। क्या बात कह दी आपने। तो सलमान भाई, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, कोई फ़लसफ़ा हो, आइडिया हो, आदर्श हो, वो नफ़रत की तालीम नहीं देता। नफ़रत की बुनियाद पर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर इस्लाम की कहीं तशरीह की जा रही है जिसमें नफ़रत हो तो वो सच्चा इस्लाम नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हिंदुइज़म की कोई तस्वीर पेश की जा रही है जिसमें शिद्दत है, नफ़रत है, तो वो सच्चा हिंदुइज़म नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ रहमत है वहीं इस्लाम है, और जहाँ करुणा है, दया है, प्यार है, मोहब्बत है, इखलास है, वहीं दुनिया के हर धर्म मज़हब की रूह है। तो नफ़रत की बुनियाद पर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकती। इन्हीं नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए इसी तरह के हम लोग कार्यक्रम करते हैं कि नफ़रत बहुत आसान है। किसी को रे कह देना, उसे फ़ौरन नफ़रत में बदल देना है। किसी को आप संबोधित कर रहे हो और उसे रे कह कर संबोधित कह दें एक शब्द में। इसलिए ये देश अगर तरक्की कर सकता है तो सिर्फ मोहब्बतों की बुनियाद पर तरक्की कर तो सकता मोहब्बत है। आप ही लोग फैलाएंगे, जी। आप ही लोग से। ये देखिए, मैंने शुरुआत जब की थी तो मैंने कहा था कि ये 4 प्रतिनिधि हैं, ये पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। इसमें हमने कोई और भूमिका नहीं बांधी। आप ही जैसे लोग, आप अपनी अपनी जगह पर मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ, समय अगर ज़्यादा हो गया तो शायद लोग देखने से भी परहेज़ करेंगे, तो मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ। आलम साहब, नज़र बिजनौरी साहब, डॉक्टर मुकेश गौतम जी, हमारे अभय मिश्रा जी, हम ये एक एक व्यक्ति एक घंटे के कार्यक्रम का एक घंटे का कार्यक्रम अकेले कर सकता है और इनके साथ किया जा सकता है। एक घंटे क्या, हम दिन भर 2-2 घंटे 4-4 घंटे भी बैठ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो चंद बातें कही हैं वो अमन की हैं, मोहब्बतों की हैं, भाईचारगी की है। वो बातें हम अपने दर्शकों तक आप लोगों के माध्यम से इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस से बेहतर मौका हाल फिलहाल में नज़दीक में नहीं है। दूसरे, लॉकडाउन की स्थिति थोड़ी सी ढील जब मिलती जा रही है तो हम एक साथ बैठ पा रहे हैं, एक साथ बातें कर पा रहे हैं। बैठकर नफ़रतों को फैलाना बहुत आसान है, लेकिन एक संग बैठकर लोगों को नफ़रतों को हटाने का 1-2 पंक्ति अगर आप इजाज़त। जी अरे बिल्कुल। मेरे काव्य गुरु स्वर्गीय डॉक्टर अनिल मिश्रा की पंक्तियां हैं, उन्हीं ने मुझे सब कुछ सिखाया। मुझ में जो कुछ अच्छा है उनका है, मेरी जितनी चर्चा है सब उनका है, वही वाली बात है। उनकी पंक्तियां हैं कि मुकेश भाई ने तो उनके साथ कई कार्यक्रम किए, मुझसे ज़्यादा किए, कि शायद डगर सरल हो, क्या बात है, कुछ दूर चल के देखें, ओहो, शायद डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखें, और कुछ तुम बदल के देखो, और कुछ हम बदल के देखें। वाह, क्या बात है। एक आखिरी बात मैं कह दूं कि मैंने कल ही कुछ लिख रहा था किसी के लिए मैं, और उसमें ये मुझे अंदाज़ा भी नहीं था मुकेश भाई कि चलो एक काम करते हैं, वफ़ा को आम करते हैं।
ओह क्या बात है। चलो एक काम करते हैं, वफा को आम करते हैं, ये जो नफ़रत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, वफा को आम करते हैं। वाह क्या बात है। एक आलम साहब कुछ कह रहे हैं चलते चलते। इशारा है मैंने कहा, इसीलिए कहा कि हम लोग एक एक घंटा, एक एक व्यक्ति एक एक 2-2 घंटे का है, लेकिन कुछ समय की मजबूरियां होती हैं और कार्यक्रम लंबा हो जाए तो लोग देखने और भरे बैठे। नहीं, आप देखिए फर्क देखिएगा, आप किसी महफिल में जाइए और वहाँ पर नफरतों की बात हो रही हो, 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद में जनता उठकर जाने लगती है। आप देखिए पूरा स्टूडियो चाह रहा है कि ये लंबा चले। जिसने इस हमारे चैनल को, DRV न्यूज़ को एक बार इस कार्यक्रम को ऑन कर दिया, मेरा दावा है कि वो आखिर तक देखेगा, क्योंकि आपकी बातों में इतनी मिठास है, इतना अपनापन है, इतनी मोहब्बतें आप लोग परोस रहे हैं। लेकिन वही बातें हैं कि अच्छे लोग जी खामोश। चलिए, मैं उसी जज्बे का इजहार करना चाह रहा था कि एक नई शुरुआत यहाँ से हो रही है जी। तो मुझे इस वक्त एक वाक़या याद आ रहा है जी। कहा जाता है कि जंगल में आग लगी, एक चिड़िया उस मंज़र को देख रही थी, तो वो दरिया के किनारे गई और अपने चंद कतरे पानी के अपने मुंह में, चोंच में लेकर वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो ज़बान हाल से किसी ने कहा कि ऐ चिड़िया, क्या तुम ये समझती हो कि पानी के चंद कतरों से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने जवाब दिया था कि मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ कि पानी के चंद कतरों से जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं इस बात को भी अच्छी तरह जानती हूँ कि जब कल इस जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम जो है आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम ये 4 कवि पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर तो नहीं बदल सकते, लेकिन कल जब शायरों की, कवियों की तारीख लिखी जाएगी तो हम चारों का नाम भी जो है हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने में नहीं, बल्कि उस माहौल को अच्छा बनाने में लिखा जाएगा। आप लोग मुझे खुशी है कि मैं उन ऐसी चिड़िया 4 चिड़िया को एक जगह इकट्ठा कर सका जो मोहब्बत परोसना चाहते हैं, जो नफ़रतों की धरती जो गर्म है उस पर एक अपनी चोट से पानी डालकर उस आग को बुझाना चाहती हैं। हम परिंदे कहते हैं। नहीं, ये चिड़िया, परिंदे, आप सब कुछ आप हैं। आज की तारीख में अमन की जो बात, नफरत बुझे, क्या आपको किसी भी नाम से बुला लिया जाए, नज़र साहब आपको नाजिरा नाम से बुला लिया जाए, तैयार है, किसी भी नाम से बुला लें, हाँ किसी भी नाम से आपको बुला लें। चलते चलते हम भी कहेंगे कि किसी शायर ने कहा है कि अब ये मंजर न सरेआम दिखाया जाए, तीर तलवार का मजहब न सिखाया जाए। अब ये मंजर न सरेआम दिखाया जाए, तीर तलवार का मजहब न सिखाया जाए। आग से आग की लपटें नहीं बुझती, आग से आग की लपटें नहीं बुझती, ये धुआं प्यार की आग से बुझाया जाए। तो ये इस प्यार की आग तो जलनी चाहिए, वो तपिश हो, लेकिन वो मोहब्बतों की हो कहीं भी आग, वो आग जलनी चाहिए। तो DRV के दर्शकों तक हमने अपने आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने समा बांधा, आप लोगों ने बातें रखी। ये आम मुशायरा नहीं, ये कोई मुशायरा नहीं, कोई सम्मेलन नहीं, ये आपकी अपनी भावनाएं प्रकट करने का एक मंच हमने प्रदान किया। हमें खुशी है कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और एक अच्छी शुरुआत हमने की है। हम लगातार आप लोगों के बीच इसी तरह से आप लोगों को बुलाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो देश को चाहिए, वो आप लोगों के माध्यम से देते रहें। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ आए, हमारे साथ मंच पर जुड़े और अच्छी अच्छी बातें की, नकारात्मकता को मारने की बातें की, सकारात्मकता फैलाने की बातें की और अमन की बातें की। अमन के आप लोग पैगाम्बर बनकर आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के ज़रिए सकारात्मक चीज़ों को हम जनता जनार्दन तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम हम, जैसा हमने वादा किया, ये कार्यक्रम दोबारा हम इसी तरह के लाते रहेंगे और ऐसे अतिथियों से रूबरू आपको करवाते रहेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमारे साथी जो हमारे मेहमान आए, इनकी कोई बात आपको अच्छी लगी हो, उन बातों का जिक्र करना और उसे आम करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान की पूरी टीम को, DRV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।